बच्चों, आप लोग को मैंने समास समझा दिया है 8th क्लास में। अब आपको क्या करना है कि इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज देखनी है आपको। अब हम लोग पीडीएफ भेजेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग अब इतने बड़े हो गए हो, अपने आप से कर सकते हो। लेकिन एक बार समझा दे रही हूँ मैं आपको, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज फिर आपको करना है, ठीक है। तो देखिए, आपके समास चैप्टर में एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन आंसर आए। तो पहला क्वेश्चन है, समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं। बेटा, समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसका आंसर होगा समास से अभिप्राय दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ये तो आपको मैंने पढ़ाया तो भी बताया कि दो या दो से अधिक शब्द को मिला दिया जाता है, इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। और जब दो या दो से अधिक शब्द मिले हुए होते हैं, उनको अलग अलग कर देना समास विग्रह कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, समास किसे कहते हैं। तो मैंने बताया दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। फिर है, समास पूछा कितने प्रकार के होते हैं। तो समास 6 प्रकार के होते हैं बेटा, मैंने पढ़ाया तो बताया। अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। और एक और समास होता है नस समास। लेकिन मेन समास अगर क्वेश्चन आता है तो यही लिखा जाता है। नस समास एक होता है, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि जानकारी होनी चाहिए, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। लेकिन वो मुख्य भेद में नहीं आता है, या बड़े क्लासों में 9th या 10th में वो समास में कन्वर्ट किया रहता है। इसलिए आप लोग क्या लिखोगे, समास के 6 प्रकार लिखोगे, ओके। फिर है, समास विग्रह से क्या अभिप्राय है। देखिए, आपकी बुक में भी है समास विग्रह, देख लीजिएगा। समस्त पदों को अलग करके उनके परस्पर संबंध को स्पष्ट करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। एक बार और सुन लीजिए, समस्त पदों को अलग करके उनके परस्पर संबंध को स्पष्ट करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। मैंने बताया कि समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने की प्रक्रिया है, और समास विग्रह क्या, अलग करने की प्रक्रिया, ठीक है। फिर है, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। बेटा, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। मैंने आप लोग को कारक बताए हैं। तो कारक 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन, है ना, 8 होते हैं। तो ऊपर वाला कर्ता हटा देंगे, नीचे वाला संबोधन हटा देंगे, बाकी आप लिख देंगे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ये समास के तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म नहीं होता है, और लास्ट में क्या नहीं होता, संबोधन नहीं होता। बाकी 6 भेद आपके होते हैं। फिर है आपका, संधि और समास में क्या अंतर है। बेटा, संधि और समास में आप लोग को अंतर बताना है। संधि क्या होती है बेटा, संधि में दो शब्दों के बीच ध्वनियों का मेल होता है और दोनों शब्द एक बन जाते हैं। लेकिन समास में दो संबंध पदों को पास पास लाकर एक सार्थक शब्द बनाया जाता है। पहला आपका, तो ये आपका, पहले मैं पूरा आंसर बता दे रही हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगी। पहला है, संधि और समास में अंतर लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, संधि में दो शब्दों के बीच ध्वनियों का मेल होता है और दोनों शब्द एक बन जाते हैं। लेकिन समास में दो समृद्ध पदों को पास पास लाकर एक सार्थक शब्द बनाया जाता है। दूसरा है, संधि में विभक्ति या पद का लोप नहीं होता, लेकिन समास में विभक्ति या पद का लोप होता है। तीसरा है, संधि युक्त शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद, और समस्त पदों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। नीचे दिए उदाहरणों को देख के इस अंतर को समझिए। फिर नीचे उदाहरण दे दीजिएगा। 10 प्लस आनंद, लिख लीजिएगा 10 आनंद। तो 10 आनंद में अलग आप करेंगे 10 में आ की आवाज़ आई, क्योंकि ये हलन तो लगा नहीं है। फिर आनंद बड़ा है, तो छोटा आ प्लस बड़ा मिला के क्या बनता है, दीर्घ संधि बन जाती है। तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। दशानंद, सामने बड़ा की मात्रा लग जाएगी। और 10 आनंद वाला, दशानंद मतलब 10 आनंद वाला, 10 भुजाएं हैं जिसकी, ये आपका समास बन जाएगा ना। रावण होता है 10 भुजाओं वाला, 10 सिर वाला, सॉरी। तो 10 सिर वाला आपका क्या होता है, रावण होता है। तो रावण आपका क्या अलग सा अर्थ हो गया, तो ये आपका क्या अलग सा अर्थ वाला बहुब्रीहि समास हो जाता है, इसलिए ये समास हो गया। तो पहला पॉइंट मैंने बताया था आपको कि संधि में ध्वनियों का मेल होता है। तो मैंने बताया, जैसे
10 प्लस आनंद करेंगे तो 10 में आ की ध्वनि है और आनंद में शुरू में बड़ा आ है, तो ध्वनियों का मेल यहाँ पे हो रहा है। लेकिन समास में दोनों सब पदों को पास पास ला के बनाया जाता है। जैसे 10 आनंद वाला दशानंद, तो दोनों पदों को पास पास ला गए, ले आए दशानंद के रूप में, तो ये आपका समास कहलाता है। फिर मैंने बताया संधि में विभक्ति या पद का लोप नहीं होता है। तो संधि क्या होता है कि विभक्ति या पद का लोप नहीं होता है। देखिए 10 प्लस आनंद मैंने किया लेकिन लोप नहीं किया किसी भी पद का। इस समास में 10 आनंद वाला मैंने पूरा 10 आनंद वाले को दशानंद के रूप में लिख दिया, वाला हट गया। देखिए विभक्ति का पद का लोप हो जाता है, कुछ ना कुछ छिप जाती है चीज़ें। फिर संधि युक्त शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया, ये तो मैंने बताया। संधि युक्त शब्द है जैसे दशानंद, तो इनको अलग अलग करके 10 प्लस आनंद लिख देना, ये संधि विच्छेद कहलाती है। और समास पदों को अलग करने की प्रक्रिया, जैसे दशानंद है, इसको अलग करने की प्रक्रिया 10 आनंद वाला समास विग्रह कहलाता है। इसका उदाहरण नीचे आप लोग को दे देना है। फिर एक कर्मधारय समास और बहुब्री समास में अंतर। बेटा कर्मधारय और बहुब्री समास में क्या अंतर है? कर्मधारय और बहुब्री समास में अंतर है, आपको कर्मधारय और बहुब्री समास में अंतर बताना है ना। तो कर्मधारय बहुब्री समास में कुछ सामाजिक शब्द कर्मधारय तथा बहुब्री दोनों समासों में पाए जाते हैं। सामासिक शब्द कर्मधारय और बहुब्री दोनों समासों में पाए जाते हैं। अतः इन दोनों का अंतर समझने के लिए इनके विग्रह को समझना आवश्यक है। कभी कभी क्या होता है कि उसमें दोनों में ही समासिक पद कर्मधारय और बहुब्री दोनों समासों में पाए जाते हैं। मैंने बताया था ना कर्मधारय और बहुब्री में, जैसे अभी मैंने एक उदाहरण भी आपको दिया था, है ना, कि दोनों उदाहरण कर्मधार, जैसे कर्मधारय और बहुब्री, आपका उदाहरण ले लीजिए नीलकंठ, है ना। तो जैसे नीलकंठ में है नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो ये आपका क्या हो गया, जो अलग से अर्थ निकलता है शिव। देखिए इसमें कहीं नहीं छुपा, नीला है कंठ जिसका अलग से अर्थ निकला शिव जी, तो ऐसे शब्द क्या बहुब्री समास कहलाते हैं। उन नीला कंठ, नीला है जो कंठ, तो ये आपका क्या हो गया, कंठ की विशेषता बता रहा है नीला होना। तो कर्मधारय में होता है विशेषण और विशेष दिए रहते हैं। तो बेटा कभी कभी एक ही समास के दो समास, एक ही में दो शब्द में दो समास छुपे रहते हैं। तो कुछ समास, इसका आंसर होगा कुछ समाधिक शब्द कर्मधारय तथा बहुब्री दोनों समासों में पाए जाते हैं। अतः इन दोनों का अंतर समझने के लिए इनको विग्रह को समझना आवश्यक है। अगर आप विग्रह नहीं जानते तो आप अंतर ही नहीं समझ पाओगे, निश्चित सी बात है। फिर लिखेंगे आप कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध प्रकट होता है, जबकि बहुब्री समास में संपूर्ण समस्त पद किसी संज्ञा शब्द के विशेषण के कार्य करता है। मैंने बताया ना विशेषण और विशेष तो कहाँ मिलता है, कर्मधारय समास में, और जहाँ अलग सा अर्थ निकलता है संपूर्ण समस्त पद बन के, तो क्या हो जाता है बहुब्री समास। उदाहरण जैसे लिख देंगे, समस्त पद है आपका पंचानन, पंचानन में 5 मुखों वाला, 5 मुख किसके होते हैं, शिव भगवान के, अर्थात शिव, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 मुख हैं जिसके अर्थात शिव बहुब्री समास हो जाएगा। और 5 मुखों वाला क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, है ना, क्योंकि 5 मुख की विशेषता क्या बता रहे हैं, 5, तो विशेषण विशेष यहाँ पे है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। नीलकंठ मैंने बता ही दिया। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लंबोदर, घनश्याम, पीताम्बर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विगु और बहुब्री समास में क्या अंतर है। तो ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। द्विगु समास में पूर्व पद उत्तर पद की संख्या बताता है कि द्विगु समास में क्या होता है, संख्या होती है, और बहुब्री समास में कोई अन्य पद होता है। बहुब्री समास में जैसे होता है नीलकंठ, नीला है जो कंठ अर्थात शिव, मतलब अलग से अर्थ निकल रहा है। और बहुब्री द्विगु समास में क्या होता है, संख्या पहला पद होती है। तो आप आंसर लिखोगे द्विगु समास में पूर्व पद उत्तर पद की संख्या बताता है, मतलब पूर्व पद जो होता है वो दूसरे वाले पद की संख्या बताता है। जबकि बहुब्री समास में दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद का विशेषण होते हैं। तो मैंने बताया कोई अन्य पद बताते हैं। जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए, 4 भुजाओं का समूह, जैसे चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह आपका 4 की आई है ना, संख्या आई है, तो क्या होगा द्विगु समास। अब फिर इसी को बहुब्री रूप में ले लीजिए, 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात 4 भुजाएं किसकी होती है, विष्णु भगवान की, तो क्या हो जाएगा बहुब्री समास हो जाएगा। त्रिनेत्र ले लीजिए, 3 नेत्रों का समूह आपका 3 के रूप में दिया है, तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। 3 है नेत्र जिसके अर्थात शिव भगवान के रूप में आप लेंगे, तो क्या हो जाएगा बहुब्री समास हो जाएगा।
है ना। तो द्विगु और बहुब्री समास का आप अंतर समझ गए होंगे बेटा। अब बच्चों आप लोग की आती है बुक की एक्सरसाइज। ओके, तो बुक की आपकी एक्सरसाइज आती है। तो एक्सरसाइज में क्या है, पहला क्वेश्चन है सही विकल्प पर सही लगाइए। तो बेटा विकल्प इसमें 4 दिए रहते हैं, आपको सही विकल्प बताना रहता है। जैसे है शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो संक्षिप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, 2 या 2 से अधिक शब्द मिल जाते हैं उनको संक्षिप्त में कर देते हैं, तो समास ही तो कहलाती है। तो क्या आंसर होगा, समास। फिर समास विग्रह का अर्थ क्या है, अभी मैंने क्वेश्चन आंसर में बताया, समस्त पदों को अलग करके लिखने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। ठीक है। फिर जिस समास में पहला पद अव्यय होता है, पहला पद किसमें अव्यय होता है, अव्ययी भाव समास में ना, तो अव्ययी भाव समास ठीक होगा। फिर निम्न में से तत्पुरुष समास का कौन सा भेद नहीं है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, बहुब्री तत्पुरुष, बहुब्री समास। तो बहुब्री समास आपका तत्पुरुष समास का भेद नहीं है ना। फिर है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद किसमें प्रधान होते हैं, मैंने बताया था डस करके लिखते हैं और छुपा रहता है, डस छिपा रहता है द्वंद्व समास में ना, कि जैसे दिन रात, दिन की भी प्रधानता उतनी जितनी रात की, तो द्वंद्व समास उसको कहते हैं। फिर खा क्वेश्चन के रूप में दिया, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। फिर समास की पहले डस दिया है, भरना है आपको। समास की पहचान है कि इसमें दोनों पदों के अतिरिक्त तीसरा पद प्रधान होता है, मैंने बताया था अलग सा अर्थ आता है, तीसरा पद प्रधान होता है बहुब्री समास। जैसे 3 है नेत्र जिसके अर्थात शिव, शिव जी तीसरे अर्थ के रूप में आए, तीसरे पद के रूप में आए, तो ये क्या हो गया, बहुब्री समास। फिर पंचवटी शब्द किस समास का उदाहरण है, संख्या है तो बेटा क्या हो जाएगा, द्विगु समास। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के मैंने बताया था 6 भेद होते हैं क्वेश्चन आंसर में। हवन सामग्री शब्द समास का उदाहरण है। हवन सामग्री के अगर आप इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हवन के लिए सामग्री, के लिए देखिए संप्रदान में होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। हाथ से लिखित समस्त पद का शब्द का समस्त पद क्या होगा, हाथ से लिखित को संक्षेप में करना हस्तलिखित, ये समस्त पद बन जाएगा हस्तलिखित। फिर है गा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के समस्त पद बनाकर वाक्य पुनः लिखिए। तो है मेरे मित्र मेरे घर में बिना खटके आते जाते हैं, तो आपको बिना खटके का करना है समस्त पद, बिना खटके का हो जाएगा बिना रोक टोक के, मेरे मित्र मेरे घर में बिना रोक टोक के आते जाते हैं। फिर दिल्ली में गगन को चूमने वाली कई इमारतें हैं, गगन को चूमने वाली को लिए क्या लिखा जाएगा, एक शब्द गगनचुंबी, दिल्ली में गगनचुंबी कई इमारतें हैं। फिर है सूरदास जन्म से अंधे थे, जन्म से अंधे का क्या हो जाएगा संक्षेप, जन्मांध, सूरदास जन्मांध थे। फिर है इस डॉक्टर ने मुझे रोग से मुक्त किया, रोग से मुक्त का संक्षिप्त क्या हो जाएगा, रोग मुक्त, इस डॉक्टर ने मुझे रोग मुक्त किया। फिर है चेतन भगत की पुस्तकें रात ही रात में बिक गई, रात ही रात का क्या संक्षेप हो जाएगा, रातों रात, चेतन भगत की पुस्तकें रातों रात बिक गई। फिर घा क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित समस्त पदों को विग्रह करके समास का नाम लिखिए। समस्त पद हैं, विग्रह करना अलग करना है, फिर उसका समास का नाम लिखना है। घन श्याम, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, घन के समान है जो श्याम अर्थात कृष्ण, तो देखिए तीसरा पद आ रहा है तो क्या हो जाएगा समास का नाम, बहुब्री समास। यथाशक्ति, मैंने बताया था कि अव्यय हो पहला शब्द या फिर उपसर्ग के रूप में हो, वहाँ क्या हो जाता है अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति देखिए यथा अव्यय के रूप में, तो क्या हो जाएगा, इसका तोड़ेंगे विग्रह करेंगे शक्ति के अनुसार, और समास का नाम अव्ययी भाव समास। फिर है राह खर्च, राह खर्च आपके लिए देखिए इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा राह के लिए खर्च, मतलब रास्ते के लिए खर्च, राह के लिए खर्च, के लिए किस में आता है, संप्रदान तत्पुरुष में, तो ये संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा समास का नाम। फिर है परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, के लिए किस में आता है, संप्रदान तत्पुरुष में, तो यह परीक्षा के लिए भवन है ना, ये तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। फिर है गंगा जल, गंगा का जल, तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, की का की के संबंध तत्पुरुष में आता है ना। फिर है अन्याय, अन्याय आपका है तो अन्याय क्या हो जाएगा बेटा, ये नज देखिए आप लोग के कोर्स में नहीं दिया है लेकिन यहाँ पे अन्याय दे दिया है, अन्याय का हो जाएगा ना न्याय, मतलब ना अन्याय,
न्याय मैंने कहा था ना के रूप में जहाँ पे आ जाए वहाँ क्या हो जाएगा, नच तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, ना न्याय नच तत्पुरुष समास। फिर है प्राण प्रिय। प्राण प्रिय क्या हो जाएगा, प्राणों से प्यारा से किस में लगता है, आपादान तत्पुरुष में, तो आपादान तत्पुरुष हो जाएगा। नौ ग्रह, 9 ग्रहों का समूह, 9 संख्या आई है तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास। हानि लाभ, हानि और लाभ या हानि या लाभ, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर मुरलीधर, मुरली को धारण किया है जिसने अर्थात कृष्ण, तो तीसरा पद आ रहा है तो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। फिर नीचे है उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित समास विग्रह के समस्त पद बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। समस्त पद बनाना, जोड़ देना, उसका वाक्य प्रयोग कर देना है। तो पहला है महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष के लिए क्या हो जाएगा, महापुरुष। अब वाक्य प्रयोग अपने आप कीजिएगा क्योंकि वाक्य प्रयोग मैं करना नहीं बताऊंगी, अब आप लोग 8th क्लास में पहुंच गए हो। फिर आप बीती का क्या बन जाएगा, आप पर बीती का क्या बन जाएगा, आप बीती। सत्य के लिए आग्रह का सत्याग्रह। भारत का रत्न, भारत रत्न। यश और अपयश, यश डैश अपयश। एक है दंत जिसका, एक दंत। प्रधान है जो अचार, प्रधानाचार। जीवन का साथी, जीवन साथी। आत्मा पर विश्वास, आत्मविश्वास। अब इसका वाक्य प्रयोग आप खुद कीजिएगा। फिर है समास के भेदों और उपभेदों को आकर्षक ढंग से कार्य पुस्तिका पे लिखिए एवं कंठस्थ कीजिए। मतलब एक चार्ट बनाना है, यह आपका होमवर्क है बेटा। एक चार्ट, उस अलग से चार्ट पेपर पे नहीं, कॉपी में एक चार्ट बनाना है। समास के जो भेद हैं, उपभेद हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग एक बढ़िया सा चार्ट बनाइए। चार्ट बनाना नहीं मैं बताऊंगी, 8th क्लास में अपने आप से आपको चार्ट बनाना है और कलरफुल स्केच से या कलरफुल पेन से उसको बनाइए, बहुत प्यारा सा चार्ट। तो उसको फिर याद कीजिएगा, जब स्कूल ओपन होंगे तब मैं आपका उस कॉपी में चार्ट बना हुआ चार्ट देखूंगी। ओके बच्चों, ये आप लोग कर लीजिएगा। PDF नहीं भेजा जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।